गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, शुरू करते हैं। अभी तक हमने काफ़ी विविधता भरे सवाल कर लिए। एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, वर्ग 1 हो गया, है ना, आरपीएससी हो गया। अब थोड़ा सा दिल्ली की तरफ चलते हैं, दिल्ली को कवर करते हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है? सवाल इंग्लिश में है तो मैं हिंदी इसका ट्रांसलेशन कर दूंगा, है ना। आ जाओ, मैं हिंदी बोल, जिनको इंग्लिश में आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो आ जाओ। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहते हैं परिकेंद्र को। जो परिकेंद्र होता है उसको कहते हैं। इस ट्राइंगल का, ये जो त्रिभुज है जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं, इसका परिकेंद्र जो है, त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं A1, 2, ये A बिंदु के निर्देशांक है, ये B बिंदु के निर्देशांक है, ये C बिंदु के निर्देशांक है। तो ये जो त्रिभुज ABC बनेगा, इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये हमारे हो गए DSSB। एक एस कम हो गया है, एक एस कम लगा दिया, DSSB। तो कई लोग इसको DSSSB भी कहते हैं, DSSSB। अच्छा, ऑर्थो सेंटर है, हाँ ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र हो, सॉरी, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। लंब केंद्र, ये लंब केंद्र क्या होता है? जो तीनों शीर्षों से जो आप लंब डालते हैं, ऑर्थो सेंटर जो लंब केंद्र होता है, परिकेंद्र या सरकम सेंटर होता है, तो जो आप लंब डालते हैं, जो लंब डालते हैं, वो जो लंब आके जहां टकराते हैं, जहां काटते हैं, उसको लंब केंद्र कहते हैं। तो जैसे ये आपका त्रिभुज है, तो ABC, लंब केंद्र क्या होगा कि जो लंब होगा AD, ये लंब BE, CF, ठीक है। देखो, चीजों में जब आप कोर्स में आते हैं ना, तो आपको समय लगता है। आप किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए आपके जानकार है, कोई भी जानकार आदमी है, आप किसी घर जाते हैं, तो आपके घर जाते ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है कि नहीं। आप घर जाते हैं, उनका खाना खाने का समय अलग होता होगा, वो सुबह का नाश्ता अलग टाइम पे करते होंगे, उनका टॉयलेट कहीं और होगा, उनका बाथरूम कहीं और होगा, उनकी रसोई कहीं और होगी, उनका घर कहीं और होगा। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आप किसी के घर, अपने घर में जाते हैं, आपको पता है टॉयलेट कहाँ है, आपको पता है रसोई कहाँ है, आपको पता है दोपहर का खाना कितने बजे बनता है, सुबह का खाना कितने बजे बनता है, रात का खाना कितने बजे बनता है। लेकिन जब आप किसी और के घर जाते हैं, तो जो लोग भी नए कोर्स में आते हैं, आपको समय देना पड़ेगा। आपको 10-15 दिन एटलीस्ट, कम से कम तकरीबन 1 महीना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कम से कम 15 दिन, अब आते 10 दिन आते ही आप लोग शुरू हो जाते हो, वो कहाँ पर है, वो पीडीएफ कहाँ है, उस पीडीएफ का क्या मतलब है, उस पीपीटी का क्या मतलब है, उस वीडियो का क्या मतलब है, वो वीडियो का क्या करना चाहिए, उस वीडियो को कैसे खोलना है, उस पीडीएफ, एक पीडीएफ खोलने से पहले भी आप फोन करते हैं, हेलो हाँ सर, मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ, क्या मुझे ये पीडीएफ खोलनी चाहिए? इस पीडीएफ में क्या है, अगर मैं पीडीएफ को खोलूं तो कोई धमाका तो नहीं होगा?
यार हर चीज के लिए फोन करना, हर चीज के लिए डिस्टर्ब करना, करके देखो। और आए हो तो शांति रखो, 10-15 दिन 20 दिन में, महीना भर में आप रूबरू हो जाएंगे, हर चीजों से पता चल जाएगा। अब एक दिन 2 दिन में आते ही सब कुछ, वो सीट क्या काम की है, उस सीट को कहाँ से खोलना है यार, कहाँ से पढ़ना है, उस सीट के क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करना है, 7वें का क्या करना है, उस पीडीएफ का क्या करना है, वो पीडीएफ कहाँ से उठानी है यार, कहाँ रखनी है, हर बात के लिए आए हो, समय दीजिए, महीना भर दो, सब सेट होगा, धीरे धीरे सब चीजें सेट हो जाएगी। बिल्कुल, समस्याएं हमें बहुत सारी होती है, पीडीएफ देने में हमें बहुत समस्याएं होती है। पीडीएफ है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिल जाती है, कई लोगों को डाउनलोड करना ही नहीं आता, वो डाउनलोड करना नहीं आता, वो डाउनलोड नहीं हो रही। अरे भाई आपका मोबाइल है, आप जानोगे आपके मोबाइल में कहाँ है कहाँ नहीं। और कई लोगों की तो शिकायतें ही है, वो शिकायत ही करना है, उनको या कुछ भी डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, पीडीएफ डाल दोगे, वो कहते हैं पीडीएफ का साइज बड़ा है, पीडीएफ का साइज कम कर दो तो पीडीएफ की क्वालिटी खराब है, पीडीएफ की क्वालिटी ठीक कर दो तो सर ये लाल कलर में क्यों लिखा है ना, पिंक कलर में क्यों लिखा है, व्हाइट कलर में क्यों नहीं लिखा। तो कई लोगों के पास प्रॉब्लम ही है। तो फिर हम लोग भी क्या करते हैं, 2-3 सुनने छोड़ रहे यार, इस बंदे की हमेशा शिकायत ही रहनी है, इसको कोई कुछ भी अच्छा नहीं है, इसको इसको कुछ भी दे दो, ये बंदा बाय नेचर कंप्लेनिंग है, तो इसका आदत ही यही है, तो वो यही करेगा। ए कोमा 2, 2,3, 4,3। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑर्थो सेंटर जो होगा, ठीक है, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो लंब केंद्र होता है ना, लंब केंद्र होता है। अब लंब केंद्र में हम क्या कर सकते हैं, इसको कई तरीकों से आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 काम है, आप एडी का समीकरण निकाल लीजिए, जो एडी है उसका समीकरण निकाल लीजिए, और बीसी का समीकरण निकाल लीजिए, कोई दो लंब का समीकरण निकालो, सॉरी, किसी भी दो लंब का समीकरण निकालो, जैसे एडी का समीकरण निकाल लिया, बी का समीकरण निकाल लो, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, ये आ जाएगा, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु किसका, एडी का, एडी का और बी का, कोई भी दो भुजाएं निकालकर उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, उनका प्रतिच्छेद बिंदु यही होगा। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका ये करते हैं, ध्यान से देखें, तो बाय ऑप्शन चले, बाय ऑप्शन चले। अगर बाय ऑप्शन चले तो गौर करो कि ये जो बिंदु है, मान लेते हैं इसका नाम पी रख लेते हैं, आप एपी की ढाल निकाल लो। अगर पी बिंदु लंब केंद्र है, अगर इन चार में से जो भी लंब केंद्र होगा, एपी की ढाल, एपी और बीसी लंबवत है, दोनों लंबवत है, तो जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी ढाल का गुणनफल -1 होता है, उनकी ढालों का गुणनफल -1 होता है। तो अगर एपी की ढाल निकाल ले ऑप्शन में से, और उसकी ढाल को m1 कह दे, बीसी की ढाल निकाल ले, उसको m2 कह दे, और ढालों का गुणनफल m1 गुणा m2 बराबर -1 आ रहा है, इसका मतलब लंबवत है, लंबवत है मतलब लंब केंद्र से जाती है, ठीक है। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अरे भाई देखो, ये प्रॉब्लम है, आप लोगों की शिकायत करना आदत पड़ी हुई है, कई लोगों को आदत पड़ी हुई है, कई लोग अपनी जितनी शिकायतें करते हैं ना उतना खुद में सुधार करें ना, तो रात दिन का अंतर आ जाए। 5 पीडीएफ है, 4 डाल दो, 5वीं मत डालो, वो कॉल करना शुरू कर देंगे, सर वो 5वीं पीडीएफ कब आएगी, सर वो 5वीं कब आएगी, 4 पढ़ ली, बोला 4 छोड़ो, 5वीं बताओ 5वीं कब आएगी, 4 तो मैं पढ़ता रहूंगा, मेरे पास सदियां पड़ी है पढ़ने के लिए, मुझे तो ये बताओ 5वीं पीडीएफ कब आएगी। अच्छा 5वीं पीडीएफ का 5वां पेज कब आएगा, सर वो नहीं डाला आपने, वो 5वीं पीडीएफ का 5वां पेज नहीं डाला, सर वो जो उसमें आपने करवाया था वहां पे आपने एक डॉट लगाया था, वो पीडीएफ में नहीं आया, वो डॉट कब आएगा। तो शिकायतें करनी है, टाइम पर खराब करना है उन लोगों को, जिनको बेहतर होना है वो शिकायतें नहीं करते, वो काम करते हैं। अरे एक दो पीडीएफ कम आ गई तो क्या हुआ, वीडियो से कवर कर लो, वीडियो से कवर कर लो, और वीडियो से कैसे कवर कर ले, पागल हो सर, हमें कवर थोड़ी करना है, हमें तो शिकायतें करनी है, हमें तो तंग करना है, हमें परेशान करना है, खुद परेशान रहना है, और जिससे पढ़ रहे हैं उसको परेशान करेंगे, दोनों परेशान होंगे हम, ना पढ़ेंगे ना पढ़ाने देंगे, तुम भी मजे करो हम भी मजे करें, हम तो शिकायतें करेंगे, सर वो इंग्लिश में क्यों है,
इंग्लिश में तो हिंदी में क्यों नहीं है, हिंदी में तो इंग्लिश में क्यों नहीं है, वो डीएसएसबी में आपने एक एस कम क्यों लिखा, क्या मतलब था, 3 एस होने चाहिए थे, 2 क्यों हुए, एक कहां चला गया, कब आएगा वो एक एस कब आएगा, वो कब लाके दोगे सर। कुल मिला के कहना ये है, अर्थ ये है कि परेशान होना है, परेशान करना है, पढ़ना है, जिसके लिए तो बहुत है, बहुत कंटेंट पड़ा है पढ़ने के लिए, है ना, बहुत पढ़ा है कंटेंट, लेकिन जो पढ़ा है वो नहीं पढ़ना। कोई आएगा टॉपिक आगे, ऐसा टॉपिक मांगेगा जो पूरे कोर्स में पहले देखेगा और देखेगा कौन सा टॉपिक नहीं है, बस उसी के लिए कॉल करेगा, सर वो टॉपिक कहाँ है। अरे तो आज तो कोर्स लिए, आज तो कोर्स लिए, मतलब नहीं, मुझे तो वही टॉपिक पढ़ना था जो आपके कोर्स में नहीं करवाया हुआ ना, मुझे वो टॉपिक पढ़ना है यार। तो ये कुल मिला के आदतें हैं। अभी इस आदतों का क्या कर ले, इन शिकायतों का कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं ना। तो बस m1 गुणा m2 बराबर -1, m1, अच्छा दोनों की ढाल निकालो, p बिंदु ले लो, पहले ए ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक तो हमें दिए हुए हैं 1,2, बी 2,3, सी 4,3, ए का मान ए 1,2, बी का काम 2,3, सी का काम 4,3। तो ये 3 बिंदु हो गए। पी बिंदु एक बार मान के चलते हैं, हो सकता है हम गलत हो सकता है हम गलत हो सकता है हम सही हो। तो पहले 1,4 मानते हैं, ढाल निकालते हैं। ढाल निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। पहले इसे पी बिंदु मान के चलते हैं और ढाल निकालते हैं। m1 की ढाल आ जाएगी ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए से ढाल निकालिए, 1,4 यहां गया, वो रहा, दोनों को घटाओगे 4 माइनस 2 y2 माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, 2 बटा 0 यानी अनंत। इसकी ढाल आ गई अनंत। m2 निकालो, m2 तो पहले ही निकाल के रख लो, क्योंकि m2 तो bc की ढाल है, bc तो बदलना ही नहीं है। bc की ढाल ये होगी 3 माइनस 3 बटा 4 माइनस 2, 0 बटा 2 बराबर 0, ये 0 आ गई। ठीक है, एक 0 आई और एक अनंत आई, मतलब दोनों लंबवत है। एक 0 आई एक अनंत आई, मतलब दोनों लंबवत है, क्योंकि 0 ढाल होती है x की और अनंत ढाल होती है y की। 0 तो ढाल होती है x की और अनंत ढाल होती है y की, और x और y तो लंबवत होते हैं, इसका मतलब लंबवत है। तो 1,4 जो है वो लंब केंद्र पे होगा। हाँ, जो BC है उसकी स्लोप 0 आएगी, तो इसकी ढाल 0 आ रही है, इसकी ढाल 90 डिग्री आ रही है, मतलब यही लंबवत हुआ। तो ये P बिंदु सही है, आंसर ये हो गया। मतलब इनका गुणनफल -1 नहीं आ रहा, इनका गुणनफल -1 नहीं आ रहा, वैसे आ रहा है, क्योंकि एक 0 है एक अनंत है। 0 गुणा अनंत कितना भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इस केस में -1 है। अगर डी भी आ रहा है तो वो ट्राई करना पड़ेगा, और डी आ रहा है तो फिर इसका मतलब है ये शॉर्ट मेथड काम नहीं करेगा। अगर डी भी ऑप्शन है, रामकरण कह रहे हैं डी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, इसका मतलब बंदे ने जुगाड़ बंद कर रखा है, जुगाड़ का काम बंद कर दिया ताकि जुगाड़ ना ही लगे, तो जुगाड़ नहीं लग रहा। ठीक है ना, डी भी वही आ रहा है, डी में भी अनंत आ रही है ढाल, डी में भी अनंत आ रही है, इसका मतलब सवाल बनाने वाले ने जुगाड़ बंद कर दिया। चलो फिर यहां से जुगाड़ नहीं लग रहा तो एक काम करते हैं, इन दोनों का लगा लें, इन दोनों का, ये भी तो लंबवत है, ये दोनों भी तो लंबवत है, इनकी ट्राई कर ले। AC और BP इन दोनों की ट्राई करके देख लें, इनसे काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों ऑप्शन टकरा रहे हैं, ए ऑप्शन भी टकरा रहा है, डी भी टकरा रहा है, ए की ढाल भी अनंत आ रही है, डी की भी अनंत आ रही है, तो फिर दोनों ही फिर सही होंगे, दो तो सही नहीं हो सकते, तो ये कट करो और ट्राई करो कोई और। 1, 4, 1, 6 दोनों ले लो और दूसरा ट्राई करो ये वाला, इससे निकाल लो कौन सा सही है। तो सवाल तो बड़ा लंबा चला गया, और अगर समीकरण निकालते तो वैसा लंबा हो जाता। कुल मिला के ये दोनों साइड से हमारा लंबा जाएगा।
दोनों ही साइड से लंबा जाएगा, इससे भी लंबा जाएगा, और अगर हम इसे फॉर्मूले वाइज करते हैं तो भी ये लंबा है। हाँ, अगर हम यहां से इससे निकालते हैं दूसरे वाले से, अगर मैं AC की ढाल निकाल लूं, AC की ढाल, इस लाइन की ढाल, 3 - 2, 3 - 2, 4 - 1, 1/3। अब BP की ढाल निकालूं, और P जो है वो ऑप्शन A ट्राई करूं, ऑप्शन A से BP की ढाल निकालूं, तो ये हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3, y2 - y1, 4 - 3, 1 - 2, ये आ गया 1/-1 - 1 आ गया। दोनों की ढालों का गुणनफल -1 नहीं आ रहा, ये 1/3 है और वो -1 है, नहीं आ रहा। तो फिर एक काम करते हैं, ऑप्शन डी से ट्राई करते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ट्राई करें तो 6 - 3 बट्टा 1 - 2, 3/-1 बराबर -3। ये लंबवत है, देखो ये 1/3 है और वो -3 है, गुणा करने पर -1 आ जाएगा, मतलब ये सही है। तो डी ऑप्शन सही है। तो सवाल बनाने वाले ने दो ऑप्शन टकराने वाले बना दिए, फिर उनको क्रैश करने के लिए, हटाने के लिए हमें एक बार और ट्राई करना पड़ा दूसरे के साथ, क्योंकि जो लंब होगा वो तो लंब ही होगा, लेकिन दो ऑप्शन लंब हो रहे थे, दो ऑप्शन टकरा रहे थे ए और डी। फिर लंब होगा तो ये रेखा और ये रेखा लंबवत होगी, ऐसे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा लंबवत होगी, तो इन दोनों की ढालों का गुणनफल वो आ जाएगा हमारा -1। सी नहीं होगा, सी उसको पूरा नहीं कर रहा ना, सी उसको पूरा नहीं कर रहा, सी पहले वाली शर्त को पूरा नहीं कर रहा, सी तो पहले ही कट गया था, सी कट गया था, बी कट गया था, केवल ए और डी बचा था। ए और डी फिर इस दूसरे वाले ऑप्शन में कंफर्म हो गया कि डी सही है, ए गलत है। ठीक है, और समीकरण निकाल के करें तो वैसे कर सकते हैं, वैसे लंबा हो जाएगा, क्योंकि दो समीकरण निकालने पड़ेंगे। पहले आपको एडी का समीकरण निकालना पड़ेगा, फिर आपको बी का समीकरण निकालना पड़ेगा, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, दोनों को सरल करोगे, एक्स वाई का मान निकलेगा और उससे आपको पी के निर्देशांक प्राप्त होंगे। जाना चाहो तो उसके साथ भी जा सकते हो, लेंदी है पर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी लंबा पड़ ही गया, क्योंकि यहां से भी चल रहे थे तो लंबवत की शर्त दो जने ने पूरी कर दी, फिर दो में से एक निकालने के लिए दूसरी लाइन के साथ शर्त लगाई, फिर एक पता चला। अगला सवाल, ये तीन पॉइंट अगर एक रेखा में संरेख है, ये 3 पॉइंट संरेख है, संरेख के का मान निकालिए। ये 3 बिंदु संरेख है तो के का मान बताइए। 3 बिंदु के संरेख होने की क्या शर्त होती है? 3 बिंदुओं के संरेख होने की क्या शर्त होती है? सारणिक का मान 0, क्षेत्रफल 0 होगा, सारणिक का मान 0 होगा।
एरिया 0 होगा, ठीक है। क्षेत्रफल 0 होगा। सारणिक बना लो। के 2 माइनस 2 के, -4 माइनस के 6 माइनस 2 के, बराबर 0। चेक कर लो मान सही रखें। के 2 माइनस 2 के, माइनस के प्लस 1 2 के, -4 माइनस के 6 माइनस 2 के 1, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, के माइनस के प्लस 1, बराबर 0। ब्रैकेट खोलो, सॉल्व करो। ब्रैकेट खुलेगा, प्लस के माइनस के कट गया, 4 और 1 5 आ गया। यहाँ खोलेंगे, माइनस का 6 के प्लस का 2 के स्क्वायर प्लस 6, आठ के और 6 के, 2 के, 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, और संख्याएं हो गई 6, 1 मिनट, 6 के 2 8 और 8 कट गया, माइनस का 6 के, माइनस का 2 के और प्लस का 8 के, ये कट गया, 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो गया, और प्लस का 6 हो गया, बराबर 0। 8 के स्क्वायर 4 के 8 के स्क्वायर प्लस 4 के -4 बराबर 0। 4 का भाग दे दो, 2 के स्क्वायर प्लस के -1 बराबर 0। फिर गुणनखंड करने पर 2 के स्क्वायर प्लस 2 के -1 बराबर 0। ये गुणनखंड आ गया 2 के -1, और एक आ गया के प्लस 1। तो के 2 उत्तर आ गए, के बराबर 1/2, के बराबर -1।
के दो उत्तर आ रहे हैं, एक ए का उत्तर आ रहा है हमारा माइनस का 1 और 1 का आ रहा है 0.5। दो उत्तर आ रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। देखो दोनों ही ऑप्शन में 0.5 ये रहा, माइनस का 1 ये रहा। दोनों ही ऑप्शन में, तो देखो कौन सा कटेगा, कौन सा कटेगा। अगर के का मान हम माइनस का 1 लेते हैं तो बिंदु कौन से आएंगे? के का मान माइनस का 1 लेने पर ये आ गया -1, 2 2 4, -1 4, -1 रखने पर माइनस का 2, और ये हो गया हमारा -3 और 6 2 8। इससे ये आया के का मान 1/2 रखने पर 1/2 रखने पर ये आया 1/2। ये आया 2 से 2 कट गया 1, 1/2 1, 1/2 1, यहाँ 1/2 रखा, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। इससे दो बिंदु सेम आ रहे हैं, इससे दो बिंदु सेम आ रहे हैं, तीन बिंदु रहेंगे ही नहीं। इससे तीनों बिंदु, दो तीन बिंदु जो है ना वो दो बिंदु बन जाएंगे, इसलिए के का मान माइनस प्लस का 1/2 तो नहीं हो सकता। तो ये रखा 8, 9/2, 2 कट गया 5। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दो उत्तर देखो, दो बिंदु सेम आ जाते हैं। ये देखो ये दो बिंदु सेम आ जाते हैं इससे। के का मान 1/2 रखने पर सही तो है, के का मान 1/2 रखने पर, अच्छा दूसरे वो वाला क्या, -1 रखने पर ये हो जाएगा 1 4, -1 4, और वो हो जाएगा के का मान -1 रखने पर 2 प्लस का 2 और माइनस का। तो ये जो आंसर है ये तो हो नहीं सकता, तो फिर आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि के का मान 1/2 लेने पर अब यहाँ पे ये बात कहना चाहिए था, या तो ये कहना चाहिए था कि तीन भिन्न भिन्न बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त क्या है, वरना तो 1/2 भी सही है ना। तो ये चीज जो है ना वो यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन को कहना चाहिए था, वरना संरेखीय तो है ही भाई, एक रेखा में तो है ही ये तीन बिंदु, लेकिन तीन बिंदु कहना चाहिए था कि ये तीन अलग अलग बिंदु है। अगर तीन अलग अलग बिंदु है तो के का मान 1/2 नहीं हो सकता, के का मान 1/2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है ना स्पेस है वो खाली है, कि क्वेश्चन को कहना चाहिए था कि तीन विभिन्न बिंदु, ये तीनों बिंदु अलग अलग है, तब तो के का मान 1/2 लेने पे दो बिंदु सेम हो जाएंगे, इसलिए वो तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं गया, कहा नहीं गया कि इस हिसाब से तो फिर सी भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि बी से भी क्या हो रहा है, आ तो रेखा में रहे ना, कोई बात नहीं, आ तो रेखा में रहे, हाँ 3 के 2 हो रहे हैं लेकिन हो तो रहे रेखा में है ना, रेखा तो बन रही है, एक रेखा में आ रहे हैं, तो बी भी सही है और सी भी सही है। हाँ अगर ये कहा होता कि तीन अलग अलग बिंदु संरेखीय हो तो फिर के का मान 1/2 लेने पर तीन बिंदु रहते ही नहीं है, दो हो जाते हैं, इसलिए के का मान 1/2 नहीं हो पाता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये एक ट्राइंगल है 0 5 और 6 3, इसके दो शीर्ष हैं, इसका केंद्रक 1 -2 पर है। किसी ट्राइंगल के दो शीर्ष, एक 0 5 है और एक 6 3 है। नहीं भारत, जो पढ़ाया जा रहा है आपको वही पढ़ना होगा,
आपकी मर्जी से फिर आप खुद पढ़ना चाहें तो जो बाहर कोई किताबें हैं आप अपने हिसाब से मंगवा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही आपको पढ़ना होगा, उसी को दोहराना होगा, उसी को रिपीट करना होगा। हाँ, आपकी कोई इच्छा है तो मार्केट में बहुत किताबें हैं, आप जाइए, वहाँ से आप किताबें ले सकते हैं। यूट्यूब पे किसी चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको और किताबें मिल जाएंगी, उनसे किताबें ला सकते हैं और अपने हिसाब से खुद से पढ़ सकते हैं। और अगर हमारे कोर्स वाला पढ़ना है तो फिर जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वही पढ़ना होगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट है तो सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी राय है। कोई कहेगा सर प्रायिकता के क्वेश्चन करवा दीजिए, केवल ये मत करवाइए, 2D मुझे टफ लगती है, मुझे प्रायिकता के क्वेश्चन करवा दीजिए। कोई कहेगा कि मुझे सर सांख्यिकी के क्वेश्चन करवा दीजिए, कोई कहेगा सर मुझे अवकलन के अनुप्रयोग के सवाल करवा दीजिए, कोई कहेगा सर मुझे ये करवा दीजिए, कोई कहेगा ये करवा दीजिए। अगर हम ऐसे एक एक बच्चे की राय के हिसाब से चलने लग गए, हर कोई अपने हिसाब से सोच तो रहा ही है, तो जो सोच रहा है तो फिर अपने हिसाब से खुद करो। यहाँ पे वो होगा जो कॉमन होता है, यहाँ पे वो होगा जो सबके लिए होता है ना, यहाँ सबके लिए चलेगा। जैसे आप शादी में जाते हैं तो वहां पे जो बना हुआ था वही खा के आते हैं ना, या ये कहते हैं मुझे रसमलाई चाहिए। शादी में आप जाते हैं तो वहां जिसकी शादी हो रही है उसे जाके कहते हैं मुझे रसमलाई चाहिए, मुझे शाही पनीर चाहिए, ये क्या बना है, मुझे शाही पनीर ला के दो, नहीं ना, वहां जो मिला हुआ होता है वही खा के आपको आना होता है। तो सेम बस यही कोचिंग में भी होता है, वो जो पढ़ा रहे हैं, वो जो करवा रहे हैं, आपको वही सब कुछ करके घर पे आना होता है। हाँ, फिर अगर आपको शाही पनीर खानी है तो रस्तों में रुको, किसी दुकान पे रुको, वहां शाही पनीर खाओ, है ना, कुछ भी जो आपके रबड़ी वबड़ी जो मन में है वो खाइए। लेकिन वहां तो शादी में तो आपको वही खाना पड़ेगा जो वहां पे डाला हुआ है, जो बनाया हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, जो हम लोग करवाएंगे आपको वही करना होगा। अगर आपकी फिर भी कोई अतिरिक्त इच्छा है तो फिर बाहर और दुकानों में जाइए, वहां पे क्या पता आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हो। तो आ जाओ वापस से, सवाल में 2 शीर्ष तो आपको दिए हुए हैं, तीसरा गायब है और तीसरे के बजाय केंद्रक दिया हुआ है। तो ए शीर्ष मान लेते हैं, वो 0.5 दिया हुआ है। दूसरा शीर्ष जो है वो आपका 6.3 है। तीसरा शीर्ष नहीं पता, मान लिया x, y है। केंद्रक दिया हुआ है जी, वो है आपका 2 वर्टिसेस, एक तो 0.5 x 3 है, एक 1 माइनस 1, 1 और -2 है, ये केंद्रक है। तीसरा शीर्ष निकाल लो। अब क्या होगा कि अगर 2-3 शीर्ष आपको त्रिभुज के पता हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दो, केंद्र के निर्देशांक बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे तीनों को जोड़ें तो x1 हमारा हो गया 0, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, 0 प्लस 6 प्लस x बटा 3 बराबर केंद्र का x निर्देशांक, केंद्र का x निर्देशांक 1 है, तो 6 प्लस x बराबर 3, x बराबर -3। दूसरा y निर्देशांक, तो y1 प्लस y2 माइनस का 2, 8 प्लस y बराबर -6, y बराबर माइनस का 14। तो आपका तीसरा निर्देशांक हो गया -3 और -14, जो आंसर हो गया ए, -3 और -14।
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, महत्तम समावर्त्य, इन 3 नंबरों का महत्तम समावर्त्य कितना है? जिसे हम GCD कहते हैं, इन 3 नंबरों का 105, 140, 350, इन 3 नंबरों का GCD कितना है? बात उसमें वो समझे नहीं आप बात, उसमें क्या आंसर आ गया, आंसर आने का मतलब ये नहीं कि वैलिड आंसर आ गया, कभी यार आंसर आने का मतलब ये नहीं तो वैलिड आ गया। क्वेश्चन की और भी तो शर्तें होती है, क्वेश्चन की एक शर्त थोड़ी होती है, कैंसर की एक है ना, एक शर्त थोड़ी होती है, और भी शर्तें होती है, वो भी पूरी करनी होती है। जैसे कई बार कैंसर होता है, कैंसर का इलाज होता है, आप ऑपरेशन कर दो, लेकिन कैंसर का इलाज करने की एक शर्त और भी है कि इलाज करें, क्या पता पेशेंट ही नहीं बचे, कैंसर को निकाल के करेंगे क्या? तो फिर डॉक्टर कहता है कि यार एक काम करो, ठीक है तुम 6 महीने 8 महीने जितना दिन तुम्हें कैंसर मौका देता है उतने दिन जी लो, ऑपरेशन नहीं कराएं तो ज्यादा ठीक है, प्राण चले जाएंगे। तो कई बार आपको ये भी देखना होता है कि सिर्फ उत्तर निकालना काफी नहीं, कि उत्तर आ गया तो बस ठीक है मान्य हो गया, नहीं, पहले उत्तर की और भी शर्त है। सवाल की शर्त थी कि 3 बिंदु 3 होने चाहिए, अब के का मान 1/2 रखने पर 3 बिंदु 2 हो रहे हैं, 3 जो है वो 2 हो गए, अब 3 2 हो गए तो शर्त तो टूट गई है सवाल की, सवाल ने कहा था 3 बिंदु है, 3 के 2 हो गए तो फिर एक बिंदु गायब हो गया, इसका मतलब के का मान मान्य नहीं है। तो और भी तो सवाल की शर्तें होती है, केवल उत्तर आ गया वही थोड़ी है। तो कॉमन डिवाइजर क्या होता है, महत्तम समावर्त्य क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो आपके नंबरों को काटता है ना। तो महत्तम समावर्त्य देखो, लघुत्तम और महत्तम में थोड़ा सा फर्क होता है जब आप निकालते हैं, थोड़ा सा। आप तब तक भाग देते रहते हैं जब तक ये एक ही नंबर पे कटते रहे, तीनों बंदे सेम नंबर पे कटते रहे तब तक काटते रहो, तब तक काटते रहो जब तक तीनों कटते रहे, तीनों। जैसे आप 2 पे काटेंगे तो 2 पे ये 2 कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, तो आप नहीं काट सकते, आपको उस पे ही काटना है जिस पे तीनों कटे, तीनों। तो फिलहाल तीनों कटेंगे 5 के पहाड़े पे, 5 पे काटा तो 21, 2 28 और 5 सत्ते 35 70, अभी 7 पे कट सकते हैं, तीनों कटने चाहिए, तीनों। लघुत्तम में आप 2 भी कट जाते हैं तो भी चलता है, लेकिन महत्तम समावर्त्य में तीनों कटने चाहिए, तीनों के तीनों। अगर 4 नंबर होते तो चारों के चारों, 7 या 21, 28 और 10। अब देखो, अब नहीं कट रहे, अब ये किसी पहाड़े पे नहीं कट रहे, अब 4 और 10 तो 2 पे कट जाएंगे लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो तीनों नहीं कट रहे, तो बस ये हो गया आपका महत्तम समावर्त्य। तो लघुत्तम और महत्तम में अंतर ध्यान रखिएगा, लघुत्तम में आप भाग देते रहते हैं चाहे 2 ही कटे, चाहे 2 कटे चाहे 1 कटे, लेकिन महत्तम में आप केवल तभी तक भाग देते हैं जब तक सारे कटते रहे, जब तक सब कटते रहे तभी तक काटते हैं, बस यही महत्तम और लघुत्तम के बीच की रेखा होती है। फिर से बोल देता हूं, महत्तम में आप तब तक ही काटते हैं जब तक सारे नंबर कटते रहते हैं, जब सारे कटने बंद हो जाते हैं तो आप बंद कर देते हैं। लेकिन लघुत्तम में आप तब भी काटते हैं जब 2 जने कट रहे हैं तो भी काट रहे हैं, इकलौता बच रहा है तो भी काट रहे हैं। अब यहां से लघुत्तम शुरू होता, यहां से लघुत्तम शुरू होता, लघुत्तम में आप काटते चले जाते, कब तक, जब तक 1 1 1 नहीं आता, तीनों कट रहे हैं बढ़िया, पहले 3 3 को काटिए, तीनों कटे उससे काटिए, फिर 2 जने कटे उस पे काट दीजिए, फिर एक बंदा कटे उस पे काट दीजिए, तब तक काटते रहिए जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता, 1 1 1 नहीं आ जाता, वो लघुत्तम होता है। महत्तम में आप केवल तब तक काटते हैं जब तक सारे नंबर सेम पहाड़े पे कटते रहे, ये होता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा होता है गुणनखंड कर लो, 105 के गुणनखंड कर लो, 140 के गुणनखंड कर लो और 350 के गुणनखंड कर लो, देखो कॉमन कितना आ रहा है, देखो कॉमन कितना आ रहा है, फिर कॉमन निकाल लो, उससे कर लो। 105 जो है वो हो गया 5 गुणा 21, 3 गुणा 5 गुणा 7, ये तो हो गया आपका 105। 140 आपका हो गया 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5, 350 हो जाएगा आपका 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब तीनों में कॉमन देखो क्या कॉमन है, वो आपका महत्तम समावर्त्य हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन जो है वो एक तो 5 कॉमन है, एक 5 आ गया, और देखो और कोई कॉमन है, बोला हाँ और भी है, 7 कॉमन है,
तो बस इसके अलावा कुछ और है? बोले नहीं। 35 ये भी कर सकते हो। तो महत्तम निकालने का तरीका वो भी होता है, ये भी होता है। नॉर्मली यही कई बार हम यही काम में लेते हैं, भाई जो कॉमन है वो निकाल लो, वही तो महत्तम होता है। महत्तम जो कॉमन आ सकते हैं वो निकाल लो, वो महत्तम हो गया। या फिर वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काटता हो। अब यहाँ पे देखो आप कौन सा नंबर है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो सबको काटता हो, सबको काटता हो। तो पहले अपन गोला कर लेते हैं, जो इन तीनों नंबरों को काटने वाले नंबरों की लिस्ट बनाते हैं, कौन से नंबर है जो तीनों को काटते हैं। तो 5 तीनों को काटता है, डन। 70 70 इसे काटता है, इसे काटता है, इसे नहीं काटता, तो 70 तो महत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि महत्तम जो होता है वो सबको काटता है। तो 70 तो महत्तम नहीं हो सकता। 15 ट्राई करो, 15 105 को काटता है, काटता है। 140 को काटता है, बोला नहीं 140 को नहीं काटता, तो ये भी महत्तम नहीं हो सकता, कट। फिर 35 सबको काटता है, 35 3 बार पे काटता है इसको, और इसको 4 बार में काटता है, इसको 10 बार में काटता है, तो इसको भी काटता है। तो ये 5 भी काट रहा है, 35 भी काट रहा है, बड़ा कौन है? 35। तो बस जो बड़ा है वो महत्तम होता है। ऐसे भी निकाल सकते हो, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। भाई महत्तम कौन होगा? वो बड़े से बड़ा नंबर जो आपके नंबरों को काटता होगा, वह बड़े से बड़ा नंबर जो आपके सारे नंबरों को काटता होगा। तो पहले देख लो कौन सा नंबर है ऑप्शन में से जो सबको काट रहा है, फिर उसमें से जो सबसे बड़ा है वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 तरीके आपके पास हो गए करने के इसको। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इसमें कितने उत्तर आएंगे? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी? वास्तविक हलों की संख्या। बिल्कुल सही, सिर्फ एक उत्तर आएगा, सिर्फ एक ही उत्तर आएगा। एक्स का मान एक नहीं आएगा, एक्स के मान जो आएंगे वो एक ही आएंगे, सिर्फ एक ही मान उत्तर आएगा। एक्स बराबर एक नहीं आएगा, एक्स बराबर एक नहीं आएगा, बल्कि एक ही उत्तर आएगा, एक्स का एक ही उत्तर आएगा। तो लघुत्तम ले लो, एक्स प्लस 2 वज्र गुणा कर दो।
x बराबर -3, तो सिर्फ एक उत्तर आया। ठीक है, सिर्फ एक उत्तर होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इस समीकरण के कितने हल होंगे? इस समीकरण के कितने हल होंगे? इस समीकरण के कितने हल होंगे? अब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इस समीकरण को अगर सॉल्व किया जाए तो x के कितने मान आएंगे? ध्यान से करिएगा, ध्यान से। तो पहले सॉल्व करते हैं। x + 9 को हमने इस तरफ रख लिया, -5 √4 + x वर्ग करने पर x + 9 √x + 9 का स्क्वायर 5 √4 + x का स्क्वायर x + 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 गुणा a गुणा b। ये x इस तरफ आएगा, कट जाएगा, 25 29 इधर आकर माइनस का 20 बराबर में बचा हमारे पास -10 √4 + x। वर्क करने पर x बराबर 0। अब एक बार चेक और कर लो। ऐसे मौकों में क्या होता है कि जब आप सवाल को सॉल्व करने के लिए खूब सारे स्क्वायर कर रहे हो, तो एक बार ये और बनता है कि जो आपका आंसर आया उसे एक बार क्रॉस चेक और कर लो, कहीं आंसर गलत तो नहीं आया। क्योंकि जब आप बहुत कुछ करते हैं ना, तो बहुत सारे फालतू चीजें सवाल में जुड़ जाती है। फालतू चीजें जो है ना वो सवाल में ऐड हो जाती है। जैसे आपने यहाँ स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर किया, कई बार स्क्वायर किया, तो ये जो बहुत सारा जो आप इधर उधर पक्षांतरण कर कुरा के जब आप करते हैं, तो कई और उत्तर भी, फालतू के उत्तर भी ऐड हो जाते हैं जो सवाल से कोई लेना देना नहीं होता।
तो लास्ट में एक बार कंफर्म चेक और कर लेना कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। जैसे x बराबर 0 आया, क्योंकि उत्तर तो सवाल का ही आया है ना, उत्तर तो सवाल का ही आया है, तो सवाल को तो संतुष्ट करेगा। तो एक बार ले जाकर अपने सवाल में चेक कर लो, x बराबर 0 पर एक वेरिफिकेशन जरूर कर लो कि भाई ये सही है या गलत है। एक बार करके देखो सही है क्या। 0 + 9, 4 + 0 बराबर 5, 9 का 3 हो गया, 3 का 2 हो गया और 5 हो गया। बोला डन, सही है एकदम, ठीक है। तो एक उत्तर आया, एक, तो हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है ना। तो पुख्ता करना जरूरी है, भूल मत जाइएगा, पुख्ता करना जरूरी है। तो एक बार कंफर्म जरूर चेक करिएगा, क्योंकि इसमें कई बार हो जाता है, कई बार दो उत्तर आ गए और आप देखेंगे, पहले भी हमने एक सवाल ऐसा किया हुआ है, कई बार दो उत्तर आ जाते हैं, एक उत्तर काम ही नहीं कर रहा होता, उत्तर दो आ जाते हैं, काम कर ही नहीं रहा होता। तो इसलिए जरूर हो जाता है कि जब आप ऐसा कुछ करें, सवालों को लंबा सॉल्व करें, तो लास्ट में जाकर वेरीफाई जरूर करिएगा कि आपका आंसर सही में है या नहीं है, या यूं ही बीच में आ गया। कई बार झूठे उत्तर भी बीच में आ जाते हैं, फर्जी उत्तर जिसको आप कह सकते हैं, कई फर्जी आंसर भी बीच में आ जाते हैं, तो वो फर्जी है या नहीं है। सवाल तो है, तो उत्तर तो सवाल का ही है ना, उत्तर तो सवाल का ही है, तो सवाल को तो संतुष्ट करेगा ना। तो जाके सवाल से क्रॉस वेरीफाई कर लो कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो फिलहाल 0 नहीं आएगा, नंबर सॉल्यूशन 0 है, गिनती में कितना है, यहाँ गिनती पूछे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, वास्तविक हलों की संख्या पूछिए, गिनती पूछिए, ये भी एक कंफ्यूजन होती है। वास्तविक हल नहीं पूछे, वास्तविक हलों की संख्या पूछे, कितने उत्तर आएंगे, उत्तर एक आएगा, ठीक है। 0 तो x का मान है, x का मान नहीं पूछा इसने, 0 तो x का मान है, x का मान नहीं पूछा है। अगला सवाल, x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड डैश डैश डैश। वो कह रहे नहीं हो रहा। आप में से कितने लोगों को याद है कि ऐसा सवाल पहले आया हुआ है? आप में से कितने लोगों को याद है कि ऐसा सवाल पहले भी ट्रेंडिंग क्लास में हमने किया हुआ है? ट्रेंडिंग क्लास में भी हमने ऐसा सवाल किया हुआ है।
अब कोई कह रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब निकला फिर? अगर ऐसा ही सवाल हमने पहले किया हुआ है, ऐसा ही सवाल हम लोगों ने पहले किया हुआ है, और आज कोई आप में से ये कहता है या नहीं कह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप? इस बात का क्या मतलब निकालोगे? अगर ये क्वेश्चन आज किसी से नहीं हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? कि उन लोगों ने किया ही नहीं है। उन लोगों ने बस आते हैं क्लास में, देखते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर आ जाते हैं, फिर क्लास में देखते हैं, घर चले जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आके वापस निकालते तक भी नहीं है, दोबारा दोहराते तक भी नहीं है, क्वेश्चनों को दोबारा करते तक नहीं है। और मैंने एक चीज में बार-बार एक स्टेटमेंट कहता रहता हूँ, कोई सवाल आपसे पहली बार नहीं होता, कोई बात नहीं, आपका कोई गुनाह नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सवाल दूसरी बार नहीं हुआ आपसे, वही सवाल अगर दोबारा आया, फिर आपसे नहीं हुआ, तो आपकी ही गलती है। इस धरती पर कोई और है ही नहीं जिसकी गलती है या आपकी गलती है। अब ये सवाल दूसरी बार आ रहा है, ये सवाल दूसरी बार आ रहा है, और अगर आज ये किसी से नहीं हो रहा है, अब आप सरासर गलत हो, अब गलती आपकी है। अगर अब आपसे ये नहीं हो रहा है, तो आपकी गलती है। पिछली बार जब आया था तब नहीं हुआ था, तो आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज नहीं हुआ है, अब ये आपकी गलती है। देख लो, समझ रहे? यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल तो घूमेंगे, सवाल तो बार बार आएंगे, रिपीट होंगे। पहली बार आपसे, अब आप टेंशन, पहली बार को लेकर तो आप बहुत टेंशन करते हो, जो पहली बार नहीं होता तब तो शुरू हो जाते हो, हमसे सवाल नहीं हो रहे, हमसे सवाल नहीं हो रहे, करवाया हुआ सवाल दोबारा हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा, मतलब वो तो आपका, वो तो तुम्हारा खुद का काम है ना, तो वो तो चलने दो, वो तो चलने दो, है ना? इसको दोबारा निकालना था, उनको दोबारा निकालना था, दोबारा निकालना था, तब ये आज होता, लेकिन दोबारा क्यों निकाले? छोड़ दो। टेंडिंग क्लास में उसमें सिर्फ 6 था। हाँ, बिल्कुल, उसमें 6 था, इसमें 12 है, उसमें 6 था, बिल्कुल। इसमें 12 है, उसमें 6 है। वो सविता कह रही है नहीं हो रहा। सविता क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि बस क्लास में आना है, देखना है, घर चले जाना है, अगले दिन फिर से आ जाना है, यूं का यूं ही, और अगले दिन फिर क्लास लेके चले जाना है, फिर यूं का यूं आते रहना है। यूं ही चलते रहना तो कभी नहीं आएगा, ना तो पहले कभी आया था, ना आगे कभी आएगा, क्योंकि सीधा सीधा क्लास में आते जाते रहोगे तो ऐसे आना ही नहीं है। क्लास में और दूसरी क्लास के बीच में और भी गैप होता है, उसमें बैठ के सोल्व करो। ये हो गया x √12 प्लस, जहां से रिपीट होना शुरू होता है, जहां से रिपीट होना शुरू होता है, ये पहली बार, ये पहली बार, ये पहली बार, यहां से रिपीट होना शुरू हुआ, जहां से रिपीट होना शुरू हुआ उसकी जगह हम वापस से क्या रखते हैं? x रख देते हैं, चैन को तोड़ देते हैं, चैन को तोड़ देते हैं, ये x हो गया। दोनों तरफ वर्क करने पर गुणनखंड कर लो, 6 और 2, x बराबर 6 और x बराबर -2। माइनस का उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट हमेशा प्लस के ही आते हैं, अंडर रूट हमेशा प्लस का ही आता है। गुणनखंड, अच्छा मैंने 4 और 3 होगा, 4 और 3, प्लस का 4 और माइनस का 3, तो एक उत्तर आपका आ गया 4 और एक आ गया -3। माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट में उत्तर माइनस का नहीं आता, ये जोड़ ही तो है, जोड़ प्लस का आएगा, इसलिए आ नहीं सकता, इसलिए 4 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, 2 की पावर 2000 में अगर 17 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा?
2 की पावर 2000 में 17 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? सेम ही ऐसा ही सवाल देखो, यहाँ पे हमने 4 की पावर 1000 में 7 का भाग देने पर अब 17 आ गया है, उस समय 7 था, उस समय 7 था, अब 17 आ गया। ये केवीएस में भी आया हुआ सवाल हो गया। यानी केवीएस वाले दिल्ली पहुंच गए। और ये जो सवाल की मैं बता रहा था वो ये रहा, ये देखो, ये केवीएस में था 2017 में, यही था लास्ट जो हमने किया था, है ना, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ये सवाल था। ये हमने शायद कौन सी शीट है, 11वीं, ये पहली क्लास का सवाल था, क्लास नंबर 1 का, हमारी ट्रेंडिंग क्वेश्चन की जो पहली क्लास थी उसका सवाल था ये। और अब ये वापस आया तो आपको आता ही नहीं है। अब यही होगा कि आप देखेंगे कि बार बार यही सवाल रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जितने यूनिक सवाल है ना वो तो कम हो जाएंगे और वही सवाल रिपीट होने लग जाएंगे, नंबर बदल बदल के। कोई में 6 की जगह 8 आ गया और 8 की जगह 10 आ गया, बस इन्हीं की शक्लें बदल बदल के सवाल आने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों सवाल मैंने दिखा दी। अब ये दोनों रिपीट, क्योंकि होता क्या है, एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद में सवाल नए तो बनते कम है, फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 2 की पावर 2000 में 17 का भाग दे तो कितना आएगा? नहीं, उसका आंसर वही है, 4। उसका आंसर 4 है, ना कि 3 है। उसके लिए वेट करो, जब कराऊंगा तब मिला लेना। ऐसे मुझे भी याद नहीं होता कि किसका आंसर क्या है, करूंगा तभी पता चलेगा। उसके लिए फिर क्लास नंबर 1 ट्रेंडिंग क्लास 1 में देखो कि क्या आंसर है उसका। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल है कि ये 2 की पावर 2000 है, 2 की पावर 2000 में आप 17 का भाग दे रहे हैं, और 2 की पावर में 16 आता है, 16 आते ही शेषफल -1 आ जाएगा, तो हम इसे कर देंगे 2 की पावर 4, 16 बन जाएगा, और 500 पावर, ये बन जाएगा हमारा 16, है ना, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 की पावर 500,
16 में 17 का भाग दिया, शेषफल -1 आ गया, -1 की पावर 500, तो ये आपका आ गया 1, तो शेषफल आ गया 1। ठीक है, अगला सवाल, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा a की क्यूब प्लस 2 की क्यूब से लेकर n की क्यूब तक का जोड़ कितना होता है? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 एंड डैश डैश n की पावर 3 तक का जोड़ कितना होता है? 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब से लेकर n की क्यूब तक जोड़ा जाए तो इनका जोड़ कितना होता है? एकदम सिंपल सवाल भी पूछ लिया, डायरेक्ट ही पूछ लिया, फॉर्मूला ही पूछ लिया खाली। तो इसका होता है n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब से लेकर डैश 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 n की क्यूब तक का जोड़ बराबर होता है n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर का और याद कर लो, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर n का स्क्वायर बराबर होता है n+1 2n+1 बटा 6, n+1 2n+1 बटा 6। प्राकृत संख्याओं का डायरेक्ट योग तो पता ही होगा, 1 + 2 + 3 से लेकर n तक बराबर होता है n+1 बटे 2 तक। और एक और याद कर लो, विषम संख्याओं का, 1 + 3 + 5 2n-1 तक विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ बराबर होता है n²। ये कुछ जोड़ है जिनको याद कर लो। प्राकृत संख्याओं का योग n+1 बटा 2, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1 बटा 6, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर, विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ n²। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका प्रोडक्ट, जिनका जोड़ सम तो 4 है, जिनका योग 4 है, सम तो 4 है, प्रोडक्ट यानी गुणा जो है वो 8 है, तो वो दो नंबर कौन से हैं? इनमें से वो दो नंबर कौन से हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका जोड़ तो 4 है और जिनकी गुणा 8 है? जोड़ 4 है, गुणा 8 है। वह कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका जोड़ तो 4 आता हो और गुणा 8 आती हो।
तो देखे तो नॉर्मली सबका जोड़ 4 है, जोड़ तो सबका 4 है, गुणा करनी है खाली। जोड़ तो सबका ही 4 है ना, किसी को भी जोड़ लो 4 ही आ रहा है, गुणा देखनी है तो ए ऑप्शन से ट्राई करें। 2 + 2 आइटा गुणा 2 - 2 आइटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का 4 हो गया, -4 आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर का मान -1 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, तो यही आंसर हो गया। जोड़ 4 है, गुणा 8 है, ठीक है। इसका मुख्य कोणांक बताइए, मतलब मुख्य कोणांक मतलब कोणांक क्या होता है, इसका कोणांक बताइए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट या जिसको कहते हैं मुख्य कोणांक, ये जो आप कोण निकालते हैं उसको मुख्य कोणांक कहते हैं, जो -पाई से लेकर +पाई के बीच में ही हमारा कोणांक जो होता है उसको मुख्य कोणांक कहते हैं। कोणांक ज्ञात करो। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ गया 1 + 2 आइटा इसे खोल दो, 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर -2 आइटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये हो गया 1 + 2 आइटा 1 + 2 आइटा बटा नीचे भी 1 + 2 आइटा हो गया, दोनों कट गए, एक आ गया, एक आ गया। एक कहाँ होता है, एक्स एक्स पे होता है, एक कहाँ होता है एक्स एक्स पर, वो भी धनात्मक एक्स एक्स पर, ये आपका एक आ गया। एक कहाँ होता है धनात्मक, क्योंकि काल्पनिक मान 0 है तो ये धनात्मक अक्ष वो भी एक्स एक्स पे होगा, तो 0 डिग्री का कोण हो गया। जब धनात्मक एक्स एक्स पे होता है तो कोण कितने का होता है, 0 का, कोण 0 हो गया, ठीक है ना। धनात्मक भाग आया, ऋणात्मक भाग आया नहीं है, तो ये नंबर कहाँ मिलता है आपको, है ना, लाइनों को याद करिए, ये आपको रियल लाइन पे मिलता है, रियल लाइन वो भी धनात्मक पे, तो कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का कोणांक होगा, ठीक है। चलो बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, कल और आगे करेंगे।